हेलो स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट के राय पर विचार पर मैंने सोचा कि पहले सरफेस टेंशन डिमांड था कि स्टूडेंट का सरफेस टेंशन पढ़ाने का, तो मैंने सोचा कि सरफेस टेंशन भी शुरू कर दिया जाए। और यह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कितना इंटरेस्टिंग है इसको आप देखते रहें। सरफेस टेंशन है क्या, इसको मैं समझाता हूं पहले उदाहरण के द्वारा। आप देखते हैं कोई भी ड्रॉप जाड़े के मौसम में, और जब किसी मौसम में ओस गिरता है तो देखते हैं कि ओस का शेप कैसा होता है। ओस का शेप लगभग स्फेरिकल होता है। उसी तरह से आप देखते होंगे कि वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं। वर्षा की बूंदें स्फेरिकल होती हैं। कोई लिक्विड ड्रॉप को ड्रॉपर से गिराते हैं, वह लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल ही क्यों होता है? उसकी बूंदें स्फेरिकल ही क्यों होती है? जब आप किसी पतले सुई को पानी में डालते हैं तो यदि आप पानी में सावधानी से डालें तो आप फील करेंगे कि जैसे चादर पर कोई छड़ डाला हुआ है, वैसी ही अनुभूति होगी। वह फ्लोट करता रहेगा, लेकिन जहां पर आप डाले होंगे वह पार्ट थोड़ा धंसा हुआ दिखाई देगा, लेकिन तैर रहा होगा। यानी सुई को भी तैराया जा सकता है। आप इसको अपने घर में भी कर सकते हैं कि आप एक कागज लीजिए, एक छोटा सा कागज का पीस, उस पर आप एक सुई, पतला सुई, छोटा सुई आप उस पर रख दें और छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। भीगते भीगते एक ऐसी स्थिति आएगी कि वह जो पेपर है, पेपर पीस, वह गल जाएगा और वह नीचे बैठ जाएगा और आप देखेंगे कि सुई तैर रही है। और सुई ऐसे तैर रही है जैसे एक पतले चादर पर कोई वस्तु पड़ा हुआ हो, कोई रॉड पड़ा हुआ हो, तो जैसा शेप बनता है उस बेडशीट पर या उस पतले शीट पर, तो वैसा ही शेप आपको दिखाई देने लगता है। तो वास्तव में ये वर्षा की बूंदें स्फेरिकल होती क्यों हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको यहां मिलेगा। आपको इस प्रश्न का भी जवाब मिलेगा कि दुनिया भर के गणेश जी दूध कैसे पीने लगे थे। आप जब बच्चे थे तो आपने सुना होगा कि दुनिया भर के मंदिरों में भगवान श्री गणेश जी दूध पीने लगे थे। तो वहां बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे और दूध पिलाने लगते थे। लेकिन संगमरमर के गणेश जी दूध नहीं पीते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी दूध पीते थे। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य था? कैलेंडर वाले गणेश जी भी दूध नहीं पीते थे, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले गणेश जी दूध पीते थे। आपने सुना होगा कैपिलरी एक्शन का नाम। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वे कैपिलरी एक्शन को सुने होंगे कि जड़ों में पानी डाला जाता है, पत्तियों तक पानी कैसे पहुंच जाता है? कैपिलरी एक्शन से पहुंच जाता है। ईंट को, यदि आप ईंट के पीस को या ईंट को आप थोड़ा सा पानी में डुबे, ईंट का 1/3 पार्ट को पानी में डुबो दें और 2/3 पार्ट बाहर निकला हुआ हो, तो आप पाएंगे क्या कि धीरे धीरे पूरा का पूरा ईंट पानी से भीग गया है। यह कैपिलरी एक्शन के कारण हुआ है। तो यह कैपिलरी एक्शन होता क्या है, इसका जवाब आपको सरफेस टेंशन से ही मिलेगा। लिक्विड का ड्रॉप क्यों होता है, यह भी आपको इसका आंसर मिलेगा सरफेस टेंशन से। तो पहले इसका डिफिनीशन समझें कि सरफेस टेंशन लिक्विड का वह गुण है जिस गुण के कारण वह अपने एक्सपोज्ड सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहता है। मिनिमम रखना चाहता है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया को। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है वह सरफेस एरिया जो हवा के कांटेक्ट में है। वह सरफेस एरिया जो हवा के कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट हैज टेंडेंसी टू ऑक्युपाई मिनिमम एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। तो क्या होता है कि सरफेस टेंशन के कारण
कोई भी बूंद या वाटर अपने एक्सपोज सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहता है, और मिनिमम एक्सपोज सरफेस एरिया को रखने के लिए वह स्फेरिकल हो जाता है। यदि सेम वॉल्यूम का आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घरों में कि सेम वॉल्यूम का अलग अलग शेप का बॉडी लीजिए, एक स्फेरिकल बॉडी लीजिए, एक क्यूबिक बॉडी लीजिए, एक क्यूबॉइड बॉडी लीजिए, एक सिलिंड्रिकल बॉडी लीजिए, लेकिन सबका वॉल्यूम एक ही हो। आप इसको मिट्टी से बना सकते हैं, आप इसको मिट्टी से बना सकते हैं। सेम वॉल्यूम का मिट्टी लीजिए और सेम वॉल्यूम के मिट्टी को डिफरेंट शेप में उसको आप कास्ट कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो स्फेरिकल आप जो बनाए हैं, जिस शेप को एक गोला बनाए हैं उस मिट्टी का, उसका सरफेस एरिया को मेजर करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम है क्यूब के अपेक्षा, क्यूबॉइड के अपेक्षा या सिलेंडर के अपेक्षा उसका लिस्ट सरफेस एरिया है। तो हर एक लिक्विड का यह टेंडेंसी होता है कि वह अपने एक्सपोज सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहता है, और लिक्विड के इसी प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। हम आगे देखेंगे सरफेस टेंशन का कारण क्या है, हम बताएंगे आपको कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है। अभी मैं सरफेस टेंशन का डिफिनीशन लिख दे रहा हूं। अब देखिए, मैंने डिफिनीशन लिखा कि सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड as the property of the liquid by virtue of which it has tendency to occupy minimum exposed surface area। exposed surface area का मतलब यह होता है कि जो सरफेस एरिया हवा के कांटेक्ट में हो, यानी बाहरी हो, उसको हम कहते हैं एक्सपोज सरफेस एरिया। अब हम देखें कि इस मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसको कैसे हम सरफेस टेंशन को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सपोज कीजिए कि एक ग्लास में वाटर है या कोई लिक्विड है, हम यहाँ वाटर ही ले लेते हैं समझने के लिए। तो एक ग्लास में वाटर है और वाटर के सबसे ऊपरी सरफेस को हम देख रहे हैं। सबसे ऊपरी सरफेस को ही हम एक्सपोज सरफेस कहेंगे, जो हवा के कांटेक्ट में है। तो सबसे ऊपरी सरफेस को हम देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि यही ऊपरी सरफेस है, यह एक्सपोज सरफेस है, यह वाटर है। अब इस वाटर पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए। ऐसा नहीं है कि वाटर पर लाइन आप ड्रॉ करेंगे एक्सपोज सरफेस पर तो लाइन तो ड्रॉ नहीं होगा। तो हमने कहा कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए। सपोज कीजिए कि इस लाइन की लंबाई L है, इस लाइन की लंबाई L है। अब इस लाइन के दोनों ओर जो फोर्स लग रहा है, यह फोर्स मान लो F लग रहा है। दोनों ओर जितना फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स पर यूनिट लेंथ को, इस फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम सरफेस टेंशन कहते हैं, और इस सरफेस टेंशन को हम T से इंडिकेट करते हैं, T से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से समझिए कि एक ग्लास वाटर लीजिए, वाटर के सरफेस की कल्पना कीजिए, वह सरफेस जो एक्सपोज टू एयर है। अब उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए। इस इमेजिनरी लाइन की आइदर साइड जितना फोर्स लग रहा होता है, उस फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। वास्तव में इसका जो एक्सपोज सरफेस है वह ऐसा फील कराएगा, वह ऐसा लगेगा कि जैसे वह स्ट्रेस्ड रबर, एक पतले रबर के शीट को हम तान कर रखे हुए हैं, ठीक वैसा ही वह फील कराएगा इसका एक्सपोज सरफेस। आप देखते होंगे कि मॉस्किटोज, मच्छर गंदे नाले के पानी में बैठा रहता है वाटर के सरफेस पर, गंदे पानी के सरफेस पर वह बैठा रहता है, लेकिन डूबता नहीं है। वह क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि वह सरफेस टेंशन ज्यादा होने के कारण लिक्विड का
सरफेस टेंशन ज्यादा होने के कारण वह स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और उसी स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करने वाला जो सतह है उस पर आराम से मच्छर बैठ जाता है। इसीलिए मच्छर को उस नाले में जब किरोसिन का स्प्रे करते हैं तो मच्छर डूब जाता है। ऐसा नहीं है कि किरोसिन से मच्छर मर जाता है। किरोसिन जैसे ही हम डालते हैं, सरफेस टेंशन, उस गंदे पानी का सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, और घट जाने के कारण जो फिल्म बना हुआ है सरफेस पर, जो वह स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, वह टूट जाता है मेम्ब्रेन, और मच्छर उसी में डूब जाता है। इसलिए साफ पानी पर मच्छर तैरता हुआ नहीं दिखेगा, बैठा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन गंदे पानी पर वह बैठा हुआ दिखेगा। तो इस चीज को हम समझिए कि हम कह सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन एट द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया either side of the line is the force per unit length acting on either side of the imaginary line at the exposed surface of water or any liquid is called surface tension। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लीजिए इस चीज को कि एक्सपोज सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और उसके आइदर साइड जितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे? इसका एसआई यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, यानी इसको हम बाद में बताएंगे आपको, इसको जूल पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें भी L से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी L से मल्टीप्लाई कर दें तो यह L स्क्वायर हो जाएगा, तो यह एरिया की तरह हो गया, एरिया का डायमेंशन इसका हो जाएगा। और F इंटू L फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वह वर्क डन होता है, इसलिए यह यूनिट जूल में हो जाएगा। तो जूल पर मीटर स्क्वायर में या न्यूटन पर मीटर में इसका यूनिट को हम लिख सकते हैं। और इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन लिखिए, लेंथ का डायमेंशन लिखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, L तो कैंसिल हो जाएगा, mt-2 हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। हम आज इतना ही छोड़ रहे हैं और इसको हम फिर आगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम फिर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।